नमस्कार दोस्तों, एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्लासेज में मैं सुजीत पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, हम लोग केबल्स एंड दियर टाइप्स पढ़ रहे थे। उसके बारे में उसमें एक केबल रह गया था जिसका नाम था आर्मर्ड केबल, वो रह गया था, तो उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे चलेंगे। क्या है कि ये जो केबल होती हैं ये 3 या 4 कोर के बनाए जाते हैं। इसका उपयोग अंडरग्राउंड केबल्स में करते हैं। ये जो केबल होती हैं, जो आर्मर्ड केबल होती हैं, इन सब का यूज किस में करते हैं? अंडरग्राउंड केबल बिछाने में इनका करते हैं यूज। ठीक है। इस केबल में इस प्रकार के इंसुलेशन मटेरियल का यूज कर इस प्रकार के इंसुलेशन मटेरियल का यूज करते हैं ताकि केबल का जीवन काल 50-100 वर्षों के बीच है। इस प्रकार के इंसुलेशन मटेरियल का यूज करते हैं ताकि केबल का जीवन काल 50 से 100 वर्षों के बीच हो। तो समझ में आया क्या कह रहा है कि ये जो केबल जो आर्मर्ड केबल होते हैं ये या 3 या 4 कोर के बनाए जाते हैं। 3 या 4 कोर के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत का ट्रांसमिशन करते हैं या तो 3 फेज़ 3 वायर के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना, और या फिर 3 फेज़ 4 वायर के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। तो 3 फेज़ तो या तो 3 फेज़ 3 वायर में 3 कोर केबल रहती है और 3 फेज़ 4 वायर में मतलब 3 फेज़ और एक जब न्यूट्रल होता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, जैसे 3 फेज़ 4 कोर केबल में क्या रहता है, 3 फेज़ और एक जो रहता है न्यूट्रल रहता है, ठीक ना। तो वहाँ पर 3 फेज़ 4 वायर कंडक्टर, 2 प्रकार की पद्धतियाँ हम लोग यूज करते हैं। तो ये केबल 3 या 4 कोर के बनाए जाते हैं। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन, अंडरग्राउंड केबल के रूप में करते हैं। इनका यूज जो आर्मर्ड केबल होती है इसमें इस प्रकार के इंसुलेशन मटेरियल का यूज किया जाता है ताकि इनका जो लाइफ की तो 50 से 100 वर्षों के बीच हो, ठीक है ना। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता के बारे में हम जानेंगे कि करंट रेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता। इसको हम रब किए दे रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। केबल की धारा वहन क्षमता, तो अब नाम से ही आप जान रहे होंगे केबल की धारा वहन क्षमता मतलब कि केबल कितनी ज़्यादा धारा फ्लो करा सकती है, किसी केबल द्वारा हम कितनी धारा फ्लो करा सकते हैं, तो वह केबल की धारा वहन क्षमता हो जाती है। तो केबल की धारा वहन क्षमता जैसे हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारा नंबर ऑफ पोल्स या नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ते हैं तो धारा वहन क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है ना। नंबर ऑफ और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाया जाता है तो भी धारा वहन क्षमता बढ़ जाती है केबल की, ठीक ना। ये सारे तरीके हैं। अगर मान लो जो हमने मटेरियल यूज किया गया है, हमारे जो कंडक्टर रूप में जो मटेरियल यूज किए हैं उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी है वो भी थोड़ा सा कम होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि करंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, केबल की बढ़ जाएगी, ठीक ना। ये सारे रीजन्स होते हैं इसके बारे में। पहले एक बार ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद फिर हम इसको समझाते हैं कि कैसे इसके क्या क्या इफेक्ट हैं और कैसे क्या करते हैं हम लोग, ठीक। क्या है कि केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल्स केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता। इसका हेडिंग क्या है? केबल्स की धारा वहन क्षमता। केबल की धारा वहन क्षमता
केबल धारा वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। पहले तो हम लोग इसको हम पहले पढ़ते हैं, तो आराम से पहले ध्यान से सुनिएगा, पहले जो हम बोल रहे हैं ध्यान सुनिएगा, उसके बाद फिर हम समझाएंगे और फिर उसके बाद लिखाएंगे और बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है, किसी केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता उसमें प्रयोग किए गए तारों की मोटाई यानी व्यास तथा तारों की संख्या यानी नंबर ऑफ कंडक्टर्स आदि पर निर्भर करती है। कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे हमारा कि अगर कोई हमारी केबल है, मान लीजिए कोई केबल है कोई केबल है जैसे मान लो, तो उसमें जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स ज़्यादा होंगे, मतलब जितने वायर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जान रहे होते हैं कि जैसे हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस अभी हम लोग पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, पैरेलल में अगर जोड़ देते हैं तो कम हो जाता है, सीरीज में जोड़ देते हैं ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा कि करंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी हम इधर देखते हैं क्या कह रहा है वो, कि हम जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारे एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, मतलब दूसरा वायर है उसी केबल में, ये तीसरा वायर है, चौथा वायर है, ये पांचवा वायर है। ठीक है ना। इसके ऊपर हमने इंसुलेशन चढ़ा दिया। ठीक, अब आके ये सब सारे क्या हुए, ये सब मिल गए, एक साथ हो गए ये। ठीक है ना, ये सारे मिल गए। कोई भी करंट मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक, अब एक ये हो गया। दूसरा मान लीजिए आपका ये कंडक्टर था, केवल एक सिंगल था, तो इस पे मान लीजिए अगर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, तो इसमें कितने कंडक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 कंडक्टर्स हैं, यानी 2 × 5 यानी कि यहाँ पर कितनी 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो, यानी कि इस कंडक्टर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 10 एम्पियर हो जाएगी। ये चीज़ हो गई। और दूसरा चीज़ हमें पता है कि हम जानते हैं, एक चीज़ हम देखेंगे इधर कि हम जानते हैं करंट I बराबर होता है V/R, यानी V क्या है इधर, वोल्टेज, ये क्या है वोल्टेज है, और जो R क्या है रेजिस्टेंस है। वोल्टेज मतलब विभव, वोल्टेज बोले तो क्या है, वोल्टेज का मतलब विभव है, क्या है विभव। और दूसरा क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि अब हम यहाँ देखेंगे हमारा जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट का वैल्यू उतना ही कम होगा। यानी कि किसी केबल का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस और फिर क्या हम एक चीज़ हम और जानते हैं, रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो इंटू L/A होता है। और आगे हम और देखेंगे तो रो L/A की जगह लिख देंगे πr²। जहाँ क्या है ये, जहाँ रो क्या है, एक मैं लिखे देते हैं हम अलग से, वेयर रो इज़ द क्या है रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, बोले तो रेजिस्टिविटी है। एल क्या है लेंथ, यानी कि जो कंडक्टर है कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी, लेंथ बोले तो लंबाई, कंडक्टर की लंबाई है। उसके बाद ये क्या है रेजिस्टेंस, ये जो आर लिखा हुआ है ये रेडियस है, रेडियस बोले तो त्रिज्या है, यानी कंडक्टर त्रिज्या है, ये किसकी कंडक्टर की या केबल की त्रिज्या है। अब हम जान रहे हैं कि किसी कंडक्टर का ये वायर का अगर हम लेंथ बढ़ती जाती है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ा
तो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। करंट घट जाएगी बोले तो यानी कि करंट करेंगे कैपेसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे से हम देखते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ये किसी मटेरियल का होता है। मटेरियल जैसे मान लीजिए हमारे पास सिल्वर है यानी कि चांदी है, जो रू के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, रू क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उसी को बोलते हैं। तो रू किसी मटेरियल की होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई मटेरियल है, सिल्वर बोले तो चांदी, अगला है मान लीजिए कॉपर, ठीक है ना, कॉपर है वो यानी तांबा, तीसरा है मान एल्युमिनियम, तो ये जो रेजिस्टिविटी होती है एक किसी मटेरियल के लिए, मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। यानी कि चांदी के लिए अलग रेजिस्टिविटी होगी चांदी की, कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी होगी, एल्युमिनियम की अलग रेजिस्टिविटी होगी। मतलब कि चांदी जो रहती है, चांदी की रेजिस्टिविटी इन तीनों में से सबसे कम होती है, ठीक है ना। चालकता चांदी की सबसे ज़्यादा होती है, फिर रेजिस्टिविटी चांदी से ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है कॉपर की। तो मतलब इसकी जो चालकता होगी, कॉपर की जो चालकता होगी चांदी से थोड़ा कम होगी। इसके बाद एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी, जो एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से थोड़ा और ज़्यादा होती है। यानी कि अगर कॉपर से थोड़ा और ज़्यादा हो गई तो इसकी जो चालकता होगी यानी कंडक्टिविटी है थोड़ा सा और कम हो जाएगी, यानी कि इसमें करंट का वैल्यू थोड़ा सा और कम हो जाएगी। इस तरीके से रो पर भी डिपेंड करता है। रो बोले तो प्रतिरोधकता, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोधकता। और अब हम आते हैं इसका रेडियस पर, यानी कंडक्टर है। कंडक्टर मान लीजिए ये है कंडक्टर का मान लीजिए कंडक्टर की कुछ मोटाई होगी जिसे हम व्यास यानी डायमीटर कहते हैं। अब कंडक्टर का जो रेडियस होता है, मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो आर यानी कि त्रिज्या होता है उसके क्या होता है, स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि रेजिस्टेंस अगर त्रिज्या हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा घटता जाएगा। जितना अर्थात मतलब जितना मोटा कंडक्टर हम यूज करेंगे उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना पतला कंडक्टर यूज करेंगे, जितना पतला यानी कि रेडियस का वैल्यू कम यानी कि पतला कंडक्टर, और जितना पतला कंडक्टर होगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम एक बार आप लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर हम इसको रब करके लिखवाते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम रब किए देते हैं। रब करने के बाद अपन इसको हम करवाते हैं तो फिर हम अपन लोग देखेंगे। ठीक है ना, चलिए फिर आगे हम डिस्कस करते हैं क्या केबल्स की धारावाहन क्षमता। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ये। किसी केबल किसी केबल की धारावाहन क्षमता, किसी केबल की धारावाहन क्षमता, किसी केबल की धारावाहन क्षमता तारों की मोटाई तथा तारों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी केबल की धारावाहन क्षमता तारों की मोटाई तथा तारों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि तारों की मोटाई मतलब जो हमारे पास केबल है उसमें जो कंडक्टर यूज किए गए हैं वो कितने मोटे हैं उस पर निर्भर करेगा। और दूसरी चीज़ तारों की संख्या, क्या मतलब जो हमारी केबल है उसमें कितने तार यूज किए गए हैं, मतलब उसमें मतलब कि एक तार यूज किया है या 2 तार या 3 तार 4 तार 5, जितने ज़्यादा कंडक्टर यूज किए जाएंगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, धारावाहन क्षमता हो जाएगी। ठीक है ना।
चलिए इसको अब हम लोग रब किए दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि केबल की जो धारा वहन क्षमता होती है किस पर निर्भर करती है, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर्स की संख्या पर कि केबल में कितने तार यूज किए गए हैं, और क्या कि तारों की मोटाई पर निर्भर करे। ठीक है ना, जितना ज़्यादा मोटा तार होगा उतनी ही ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, और जितने ही ज़्यादा नंबर तारों की संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी आपकी। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं सिलेक्शन ऑफ केबल्स। केबल का चयन किस प्रकार से हम करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ केबल, सिलेक्शन ऑफ केबल, सिलेक्शन ऑफ केबल, केबल का चयन, केबल का चयन हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, कि केबल के सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए, कि उसमें कंडक्टर्स कैसा होना चाहिए, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होना चाहिए, इंसुलेशन कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कितना टेम्परेचर सहन करने योग्य होना चाहिए, कितना टेम्परेचर सहन कर सकती हो केबल। ठीक है ना। और मतलब कहाँ के लिए यूज करने के लिए, मतलब किस जगह, यानी कि आउटडोर केबल है या अंडरग्राउंड केबल है। ठीक है ना, इस सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो पहले आप किस चीज़ों पर, सबसे पहले ये निर्भर करती है टाइप ऑफ मेटल्स, मेटल के प्रकार पर। दूसरा क्या है, अचालक की किस्म, यानी टाइप ऑफ इंसुलेटर का जो हमने यूज किया वो कैसा होना चाहिए। उसकी केबल स्थापना मेथड, केबल को हम द इंस्टॉलेशन मेथड ऑफ द केबल को हम कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी कि बाहर यूज कर रहे हैं या अंडरग्राउंड में यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। परिपथ में फेजों की संख्या, इन सर्किट्स में कितने नंबर ऑफ फेजेज हमको यूज करना है। ठीक है ना। और टाइप ऑफ सेफ्टी मीन, और उसके बाद क्या कह रहा है कि कोर्स एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन, उसके बाद क्लोज एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोडक्शन, उसके बाद चारों ओर के टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। और अगला नंबर क्या आता है, कोरों की संख्या, नंबर ऑफ कोर्स। ठीक, इतनी सब चीज़ों पर निर्भर करती है। तो आइए कौन कौन से पॉइंट हमको डिस्कस करना है। टाइप ऑफ मेटल फर्स्ट नंबर है, इसमें निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान देते हैं। क्या है, पहला टाइप ऑफ केबल, टाइप ऑफ मेटल, टाइप ऑफ मेटल, धातु का प्रकार। ठीक है ना। जिसका हिंदी नहीं समझ में आए, इंग्लिश नहीं समझ आए, उसका हिंदी भी लिखवा देंगे। ठीक है। सेकंड नंबर टाइप ऑफ मेटल हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर है टाइप ऑफ इंसुलेटर, टाइप ऑफ इंसुलेटर बोले तो अचालक का प्रकार, अचालक का प्रकार। टाइप ऑफ मेटल, धातु का प्रकार, धातु की किस्म। ठीक। थर्ड नंबर पे है आपका क्या है, केबल की स्थापना, विद इन केबल इंस्टॉलेशन मेथड, केबल इंस्टॉलेशन मेथड, केबल स्थापना विधि, कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तो नाम ही लिखवा दें, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर हो गया। इसके बाद आप लिखते हैं फोर्थ नंबर में कौन सा है, फोर्थ नंबर में है आपका परिपथ में फेजों से, नंबर ऑफ फेजेस इन अ सर्किट, नंबर ऑफ फेजेस, नंबर
नंबर ऑफ phases in a circuit सर्किट में फेजों की संख्या लिख दोगे। परिपथ में फेजों की संख्या, परिपथ में किन की संख्या, फेजों की संख्या, यानी कि फेजों की संख्या पर भी निर्भर करता है किसका सिलेक्शन, किसका, केबल का। नंबर ऑफ फेजेस इन द सर्किट, यानी परिपथ में फेजों की संख्या। ठीक बात। इसके बाद अगला नंबर है फिफ्थ नंबर में हम देखेंगे, फिफ्थ नंबर में हमारा है सामान्य अधिक विद्युत धारा सुरक्षा साधन, यानी कि कोर्स एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन, कोर्स एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन। कोर्स एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन अगला है। फिफ्थ के बाद सिक्स नंबर हो जाएगा। सिक्स नंबर पर है आपका क्लोज एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन, क्लोज एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन। ठीक। इसके बाद सेवन नंबर है आपका, सेवन नंबर क्या है, सेवन नंबर है आपका एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर बोले तो चारों ओर जो तापमान उपस्थित रहता है उसको एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं। चारों ओर का तापमान, चारों ओर यानी केबल के चारों ओर का तापमान, एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक बात। अगला है आपका नंबर ऑफ कोर्स, 8 नंबर है। नंबर ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ कोर्स, CORES, नंबर ऑफ कोर्स, कोरों की संख्या। ठीक है ना, कोरों की संख्या। ठीक है ना। ये सारे मतलब जो केबल का जो सिलेक्शन है, ये निम्न सारी बातें ध्यान देकर हम किसी केबल का सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले उसमें हम लोग ध्यान देते हैं कि टाइप ऑफ मेटल, धातु की किस्म कैसी है, कि उसमें कौन सा किस्म यूज की गई, मतलब कि पहले आपका यूज किया गया है कि सिल्वर यूज किया गया है, या कॉपर यूज किया गया है, या एल्युमिनियम यूज किया गया है। इस पर पहले ध्यान देंगे, सबसे पहला काम। तो पहला काम क्या है, टाइप ऑफ मेटल, कि इसमें मेटल की कौन सी मेटल यूज की गई है, सिल्वर यूज की गई है, या मान लीजिए कॉपर यूज की गई है, और या मान लीजिए एल्युमिनियम यूज की गई है, या मान लीजिए और तो कोई तीसरी मतलब कोई अलग चौथी मान लीजिए कोई दूसरी धातु यूज की गई है। ठीक है ना। उसके बाद टाइप ऑफ इंसुलेटर, जो इसमें इंसुलेटर यूज किया गया है, इंसुलेटर कौन सा यूज किया गया है। ठीक है ना, मतलब पोर्सिलेन यूज किया गया है, या ग्लास यूज किया गया है, या रबर यूज किया गया है, या माइका यूज किया गया है। ये मतलब उसमें कि कौन सा इंसुलेटर यूज किया गया है, उसके बारे में ध्यान देंगे। उसके बाद केबल इंस्टॉलेशन मेथड, केबल का इंस्टॉलेशन कैसे किया गया है, कि केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल इसको बिछाया गया है, या मान लो बाहर मतलब बिछाई गई केबल, या मान लो जैसे बाहर
जैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स रहती हैं उसमें डाली गई है केबल, ये वो केबल है या अंडरग्राउंड केबल है। इंस्टॉलेशन मेथड के ऊपर भी ध्यान देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ फेजेस इन सर्किट, सर्किट में जो भी सर्किट है कितने फेज का है, सिंगल फेज सर्किट है या 2 फेज सर्किट है या 3 फेज सर्किट है, ठीक है ना। तो उस पर भी ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ फेजेज यानी फेजेज की संख्या पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद कोर्स एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन, ठीक है ना। और इसके बाद अगला नंबर है क्लोज एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन, ओके कोई दिक्कत नहीं होगी इन सब में। तो अगला नंबर है एम्बिएंट टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ये भी समझ में आ गया होगा, यानी कि चारों ओर का तापमान, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्या नंबर ऑफ कोरों की संख्या मतलब कितने वायर्स यूज करें, यानी कि 3 कोर है, 3 कोर है, या मतलब जैसे हम कहते हैं 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, या 3 मतलब ये कह देते हैं 3 फेज 4 वायर, या फिर 3 कोर 4 वायर, वही मतलब होता है कि मतलब उसमें कोरों की संख्या कितनी है, यानी 3 कोर हैं या 4 कोर हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों का एक एक करके क्रम बाई क्रम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक बात, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हम रब किए दे रहे हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपन। ये सारे मेथड्स होते हैं कि केबल का सिलेक्शन अगर करना होता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। कि उसमें कौन सा मेटल यूज किया गया है, कौन सा इंसुलेटर यूज किया गया है, ठीक है ना। उसके आसपास का टेम्परेचर क्या है, उसमें कोर की संख्या कितनी है, उसमें फेजों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक। उसके बाद अपन हम लोग चलते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ मेटल। सबसे पहला है धातु की किस्म एंड टाइप ऑफ मेटल। फर्स्ट नंबर है टाइप ऑफ मेटल, धातु की किस्म, धातु की किस्म बोले तो टाइप ऑफ मेटल। टाइप ऑफ मेटल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटल कौन सी मेटल, अभी थोड़ा सा हम लोग बताए भी हैं, पर एक चीज़ है, अभी ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद फिर ध्यान सुनने के बाद फिर हम उसको बताएंगे, मतलब फिर उसको समझाएंगे, उसके बाद फिर हम लिखाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है मतलब क्या होता है कि प्रत्येक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो हमने इसके पहले बताया था, प्रत्येक धातु जिसको हम रो से डिनोट कर रहे थे, ठीक है ना। रो बोले तो जो ऐसा इस टाइप का बना हुआ था, ठीक, जो हमने ऐसे बनाया था, जहाँ पर मान लीजिए हमने क्या किया था, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है ना। वो इसी रो की बात कर रहा है, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, रो के जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये किसी मेटल का होता है, यानी कि ये किसी जिस मेटल का हमारा कंडक्टर यूज बनाया गया है उसी मेटल का गुण होता है, कौन, रो, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कह रहा है कि सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। वैद्युतिक प्रत्येक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भिन्न होता है। यानी कि जो अगर धातु एक है, मतलब अलग अलग है, तो उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी अलग होगा। यानी कि सिल्वर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, और दूसरे आयरन का अलग होगा। मतलब जितनी भी धातुएं हैं ना, जितने अलग अलग मेटल है ना, तो सब मेटल्स का अलग अलग क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, यानी स्पेसिफिक विशिष्ट प्रतिरोध होगा। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, यानी रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अतः उसकी विद्युत धारावान क्षमता भी भिन्न होती है, ठीक। तो इसको हम रब कर जाए, फिर लिखवा देते हैं। धातु की किस्म क्या होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर है टाइप ऑफ मेटल यानी धातु की किस्म। धातु की किस्म से मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्रत्येक धातु
प्रत्येक धातु का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? यह अगला क्या है? यह धातु का गुण है। किसका गुण है? यह धातु का गुण है। यह धातु का गुण है। यह धातु का गुण है, ना कि केबल का, ना कि केबल का। ये धातु का गुण है, ना कि केबल का। ये केबल का गुण नहीं है, ये धातु का गुण है। ठीक, मतलब कि जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगा उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं R बराबर रेजिस्टेंस, R बराबर होता है रो L अपॉन ए। हमें पता है कि R बराबर होता है रो L अपॉन ए होता है। ठीक है ना? R बराबर होता है रो L अपॉन ए। ठीक है ना? यह धातु का गुण होता है, ना कि केबल का। R बराबर होता है रो L अपॉन ए। यानी कि जो हमारा जो कंडक्टर, जो हमें जैसे जो कोई केबल है, केबल में जो कंडक्टर यूज किया गया है, तो उस कंडक्टर में जो धातु यूज की गई है उस धातु का गुण होता है कौन? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधकता। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास हमने मान लीजिए कॉपर यूज किया, कॉपर मान लीजिए हमने यूज किया, तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो कुछ दूसरा होगा। ठीक है ना? अगर हम एल्युमिनियम यूज कर लेंगे, एल्युमिनियम यूज कर देंगे तो इसका क्या होगा? इसका दूसरा होगा। यानी कि दोनों धातु अगर बदल गई तो इनका जो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते तो प्रतिरोधकताएं भी बदल गई। ठीक है ना? इसको रब कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो वैसे नहीं होना चाहिए। अब अगला नंबर है टाइप ऑफ इंसुलेटर। सेकेंड नंबर है टाइप ऑफ इंसुलेटर। टाइप ऑफ इंसुलेटर, टाइप ऑफ इंसुलेटर बोले तो अचालक का प्रकार, अचालक का प्रकार, मतलब उसमें कौन सा अचालक यूज किया गया है उस पर भी डिपेंड करता है केबल का सिलेक्शन। ठीक है ना? उस पर भी डिपेंड करता है। तो पहले एक बार सुनिएगा, फिर समझाएंगे और फिर लिखाएंगे, उसके बाद छाप लीजिएगा। कुछ अचालक पदार्थ तार में पैदा हुई ऊष्मा को वायुमंडल में फैला देते हैं। मतलब फैला देने का मतलब उसकी जो हीट होती है, जो हीट जनरेट होती है, वो क्या होती है? जल्दी डिसिपेटेट कर देते हैं। ठीक है ना? कुछ ऐसे इंसुलेटर होते हैं जो जल्दी क्या करते हैं? डिसिपेटेट नहीं कर पाते हैं। ठीक, अतः केबल में प्रयुक्त अचालक पदार्थ उनके कार्यकारी तापमान को फलतः उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता को प्रभावित करता है। लिखिए, इसमें लिखते हैं केबल में इस प्रकार का इंसुलेशन, केबल में इस प्रकार का इंसुलेशन, केबल में इस प्रकार का इंसुलेशन प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार? इस प्रकार का इंसुलेशन प्रयोग करना चाहिए ताकि केबल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ
मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक हो तथा उस इंसुलेटर की लीकेज करंट उस इंसुलेटर की क्षरण धारा कम से कम हो। कैसी हो? कम से कम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो लीकेज करंट कम से कम होनी चाहिए। कोई दिक्कत वैसे होनी तो नहीं चाहिए। देखो भाइयों, ठीक है ना। क्या कह रहा है? केबल में इस प्रकार के इंसुलेशन प्रयोग करना चाहिए ताकि केबल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखो तथा उस इंसुलेटर की क्षरण धारा कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना। आगे लिखते हैं, जिस इंसुलेटर बोलो तो अचालक, जिस इंसुलेटर मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जिस इंसुलेटर मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध जिस इंसुलेटर मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध जितना अधिक होगा, जितना अधिक होता है वह इंसुलेटर मटेरियल उतना ही अच्छा समझा जाता है। कोई दिक्कत? जिस इंसुलेटर मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध जितना अधिक होता है वह इंसुलेटर मटेरियल उतना ही अच्छा समझा जाता है। ठीक, वह इंसुलेटर मटेरियल उतना ही अच्छा समझा जाता है। केबल में इस प्रकार का इंसुलेशन प्रयोग करना चाहिए ताकि केबल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक हो तथा उस इंसुलेटर की क्षरण धारा कम से कम होनी चाहिए। जिस इंसुलेटर मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध जितना अधिक होता है, ठीक है ना, वह इंसुलेटर मटेरियल उतना ही अच्छा समझा जाता है। ठीक बात, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आएगी कि इंसुलेटर मटेरियल जो हमारा होता है कि इसको कैसे प्रभावित करता है केबल के सिलेक्शन को। जब हम केबल को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो इंसुलेशन मटेरियल जो होता है किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये बात शायद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगला है आपका केबल इंस्टॉलेशन मेथड। केबल इंस्टॉलेशन
इंस्टॉलेशन मेथड बोले तो केबल स्थापना विधि, केबल स्थापना, केबल स्थापना, केबल स्थापना विधि। कोई दिक्कत यहाँ तक होना नहीं। अब इसके बारे में सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, कुछ विशेष पॉइंट अगर बीच में आता है तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाकी तो हम लिखाएंगे ही और उसके पहले तो समझाएंगे, ठीक ना। तो पहले सुनिएगा, खुले वातावरण में स्थापित केबल कंड्यूट आदि में स्थापित केबल्स की अपेक्षा अधिक विद्युत धारा वहन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो केबल है जो खुले में स्थापित है और दूसरा जो है कंड्यूट आदि में स्थापित है, तो कंड्यूट में जो स्थापित है उसकी अपेक्षा जो खुले में स्थापित है उसमें क्या है, ज़्यादा करंट वहन कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खुले में स्थापित रहता है, स्थापित होती है केबल, तो उसमें क्या होती है कि जो हीट डिसिपेशन होता है ना वो ज़्यादा तेज़ी होती है। तो हीट डिसिपेशन रेट क्या होती है उसमें ज़्यादा होती है। अगर जो सीधी सी बात आप जान रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई गर्म चीज़ है, उसको मान लीजिए हम एकदम खुले में रख दें तो तेज़ी से मतलब जल्दी ठंडी हो जाएगी। अगर उसी को हम किसी चीज़ में बंद करके रख दें, एकदम एयर टाइट रूप से बंद करके रख दें, अगर बंद करके रख देते हैं तो वो देर में ठंडी होती है, क्योंकि उसका क्या होता है, हीट डिसिपेशन रेशियो क्या होता है, घट जाता है। यानी कि हीट डिसिपेशन फैक्टर घट जाता है, यानी कि हीट जो डिसिपेटेड होने की दर होती है वो घट जाती है। हीट डिसिपेटेड होने का मतलब हीट जो मतलब हीट का जो क्षरण हो रहा है वो कम गति से होने लगती है अगर वो किसी चीज़ से सराउंडेड है। तो अगर मान लो अगर वो कवर्ड है अगर वो, तो क्या है कि हीट डिसिपेशन उसका कम होता है, धीरे धीरे होता है। और जो अगर खुले वातावरण में है तो उसका हीट डिसिपेशन ज़्यादा होता है। ठीक बात। तो वो यही कह रहा है कि अगर हम जो खुले में जो केबल स्थापित करते हैं कंड्यूट की अपेक्षा ज़्यादा करंट कैरी कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनका हीट डिसिपेशन ज़्यादा अच्छे से होता है, इनका वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छे से होता है। ठीक है ना, ये बात समझ आएगी। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, चलिए इसको लिख लेते हैं। जो केबल खुले वातावरण में लगाई जाती है, जो केबल खुले वातावरण में लगाई जाती है उसकी धारा वहन क्षमता बोले तो करंट कैरिंग कैपेसिटी, धारा वहन क्षमता कंड्यूट आदि में लगाई केबल, कंड्यूट आदि में लगाई गई केबल से क्या कह रहा है, जो केबल खुले वातावरण में लगाई जाती है उसकी धारावाहन क्षमता कंड्यूट आदि में लगाई गई केबल से ज़्यादा होती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि खुले वातावरण में स्थापित केबल
में ऊष्मा क्षरण बोल तो हीट डिसिपेशन, ऊष्मा क्षरण तेजी से होता है, तेजी से होता मतलब तेज गति से होता है, मतलब हीट डिसिपेशन रेट क्या होती है, अधिक होती है, तेजी से होता है। कोई दिक्कत? बात समझ आई ना? क्या कह रहा है कि जो केबल खुले वातावरण में लगाई जाती है उसकी धारावाहन क्षमता कंड्यूट आदि में लगाई गई केबल से ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुले वातावरण में स्थापित केबल में ऊष्मा का क्षरण तेजी से होता है। अर्थात ऊष्मा का क्षरण तेजी से होता है, इसका मतलब है कि केबल जल्दी से ठंडी हो जाती है, मतलब जितनी हीट उसमें जनरेट हुई जल्दी से ठंडी हो गई तो उसकी धारावाहन क्षमता बढ़ जाएगी। परंतु अगर मान लीजिए कोई कंड्यूट आदि में कोई लगाई गई है केबल तो उसकी धारावाहन क्षमता कम होती है, क्योंकि वो उसमें जो हीट का डिसिपेशन होता है, यानी हीट का जो क्षरण होता है वो तेज़ी से नहीं हो पाता है। यानी कि हीट का क्षरण तेज़ी से नहीं हो पाएगा तो पहले कुछ टेम्परेचर बढ़ा उसका, उसके बाद फिर करंट फ्लो हुई तो उसका फिर और बढ़ा, तो लगातार बढ़ता जाएगा। अगर लगातार बढ़ता जाएगा तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। ठीक है ना? इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो खुले वातावरण में जो केबल लगाई जाती है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि जो कंड्यूट आदि में जो लगाई गई केबल्स की करंट कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। ठीक है ना? तो इसको अब हम क्या करते हैं, रब कर दे रहे हैं। ठीक ना? आइए इसको रब कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, ये बात समझ आई है ना आप सभी को? समझ अगर ना आई हो तो फिर कमेंट कर दीजिएगा नीचे, फिर हम उसको दोबारा बता देंगे। ठीक है ना? नहीं तो आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप जान ही रहे हैं, बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितने बार मन करे उतने बार देखिए। यूट्यूब में यही तो एक फ़ायदा है। ठीक है ना? उसके बाद आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट नंबर है परिपथ में फेजों की संख्या, नंबर ऑफ फेजेस इन अ सर्किट। number of phases in a circuit, number of phases in a circuit, number of phases in a circuit, एक सर्किट में फेज़ों की संख्या, नंबर ऑफ फेजेस इन अ सर्किट। ठीक बात? और इस हिंदी में परिपथ में फेजों की संख्या लिख देते हैं। परिपथ में फेजों की संख्या ठीक है ना? क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो हम बताया करते हैं, जो लिखवाते नहीं है, पहले जो बोला करते हैं उसको पहले ध्यान से सुन लिया करिए। उसके बाद अगर कुछ लिखने लायक हो तो रोक के लिख भी लिया करिएगा। ठीक है ना? और नहीं उसके बाद बाकी तो फिर हम समझाएंगे, उसके बाद लिखाएंगे। ठीक है ना? क्या कह रहा है कि 3 फेज लाइन में 3 या 4 केबल अथवा 3 या 4 कोर वाला केबल प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस प्रकार अधिक संख्या के केबल्स अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और केबल्स की विद्युत धारावाहन क्षमता घट जाती है। समझ आया? नहीं समझ आया तो फिर हम बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या कहना चाहता है वो। ठीक है ना? वो ये कहना चाहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई 3 फेज लाइन है, मान लो तो उसमें हम 3 फेज यूज करेंगे, 3 कोर का केबल या 3 फेज 4 वायर केबल, या 3 फेज 3 वायर की यूज करेंगे केबल, या 3 फेज 4 वायर की केबल यूज करेंगे। ठीक ना? तो उसमें क्या होता है कि एक कोर हुए,
उसने कुछ देखिएगा, उसने कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला ये कंडक्टर है, इसको हमने इंसुलेशन से क्या कर दिया, ढक दिया। ठीक, एक ये केबल हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास ये वाली कोर है, उसको हमने इंसुलेशन से क्या कर दिया, ढक दिया। ये हो गई इंसुलेशन, उसमें चढ़ा दिया। दूसरी कोर हो गई। अब मान लीजिए तीसरी कोर है आपकी, ठीक, ये आपकी तीसरी कोर है आपकी, इसको भी हमने क्या किया, इंसुलेशन से ढक दिया। ये तीसरी कोर बन गई हमारी। ठीक, 1 2 3 हो गई। मान लीजिए 4 कोर की है, मान लेते हैं 3 कोर की मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 4 कोर की है तो एक ये वाला कंडक्टर हो जाएगा, ये 4 कोर की हो गई केबल, कोई दिक्कत यहाँ तक। 4 कोर की केबल हो गई। अब इसमें क्या है, आप ऊपर से एक इंसुलेशन और चढ़ा देंगे। अब ऊपर से एक इंसुलेशन ये चढ़ गया। अब ऊपर से एक ही इंसुलेशन जब चढ़ गया भैया, तो आप जान रहे हो ना कि इसमें जो हीट का डिसिपेशन होगा वो घट जाएगा। ये हो गया। अब ये हो गई भैया, इनके कहने का मतलब है कि अब इसमें करंट मान लीजिए कुछ ये मान लीजिए आर फेज है, ये वाई फेज है, ये 1 मिनट, आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया, ये मान लीजिए आपका न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना। इसमें करंट कोई फ्लो हुई तो इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए आई आर, इसमें करंट आई वाई, इसमें करंट आई बी। अगर मान लीजिए न्यूट्रल अगर अनबैलेंस है तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी आई एन। ठीक, ठीक है ना। ठीक, तो इसके कहने का मतलब अब इसका कुछ रेजिस्टेंस भी, इसमें करंट फ्लो होगी, इसके कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। अब इसका रेजिस्टेंस होगा, हमें पता है कि P बराबर होता है I²R। ठीक है ना। इसमें कुछ लॉस होगा। ठीक, सेकेंड नंबर में इसमें ये PR हो जाएगा, PY में इसमें क्या हो जाएगा, IR RR हो जाएगा। मान लीजिए रजिस्टर, मान लीजिए हमने इम्पेडेंस माने Z मानते हैं, I²Z R। ठीक है ना। Y में इसमें क्या हो जाएगा, PY में IY² इंटू ZY। ठीक है ना। और B हो जाएगा तो IB² इंटू ZB। ठीक है ना। इस सब क्या करेंगे कि लॉस करेंगे हीट का, इसमें कुछ लॉस होगा, इसमें कुछ लॉस होगा, कुछ इसमें लॉस होगा। तो कुल मिला के अब इसके बाद जब सबका लॉस हो रहा है, अब इसको हमने क्या किया, पैक कर दिया है। मतलब इसको ऊपर हमने कोई इंसुलेशन चढ़ा दिया है। ठीक है ना। जब इसके ऊपर हमने इंसुलेशन चढ़ा दिया तो इसका जो हीट डिसिपेशन था वो घट गया। जब हीट डिसिपेशन इसका घट जाएगा, अब समझिए जब जितनी हीट जनरेट हो रही उतनी हीट डिसिपेटेट नहीं हो रही है, तो इसकी मतलब इसकी करंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। इसको हम रब किए दें, रब नहीं किए रहे बना रहने दीजिए। इसके नीचे से ही लिख देते हैं क्या है इसमें। लिख दीजिए इधर 3 फेज को हम ऐसे भी लिखते हैं, आगे वैसे आएगा। 3 फेज को इस प्रकार से भी लिखते हैं। ठीक है ना। 3 फेज लाइन्स में जो केबल उपयोग की जाती हैं, क्या कह रहा है, 3 फेज लाइंस में जो केबल उपयोग की जाती हैं, वे 3 कोर या 4 कोर की होती हैं।
क्योंकि क्योंकि इनमें क्योंकि इनमें क्योंकि क्योंकि इन केबलों में इन केबलों में ऊष्मा के क्षरण होने की दर कम हो जाती है। अतः 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 इन केबलों की करंट कैरिंग कैपेसिटी यानी धारा वहन क्षमता घट जाती है। कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। नोट कर लीजिए आप इसका। थ्री फेज़ लाइन में जो केबल उपयोग की जाती है वे 3 कोर या 4 कोर की होती हैं। क्योंकि इनमें या इन केबलों में क्योंकि इन केबलों के क्षरण होने की दर क्योंकि इन केबलों में ऊष्मा के क्षरण होने की दर कम हो जाती है। अतः इन केबलों की धारा वहन क्षमता घट जाती है। कोई दिक्कत नहीं है तो इसको रब कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं। अगला क्या है आपके पास? अगला है सुरक्षा साधन किस्म यानी टाइप ऑफ सेफ्टी मीन। सुन लीजिएगा, इसको देखिएगा। क्या है कि वैद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले साधन यानी फ्यूज़ के आधार पर इंडियन स्टैंडर्ड 694 के अंतर्गत निम्न 2 प्रकार सुरक्षा साधन उपयोग किए जाते हैं। पहला नंबर क्या है कि कोर्स एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि इस प्रकार फ्यूज़ निर्धारित लोड करंट मान के 1.5 गुना करंट मान पर लगातार 4 घंटे तक भी प्रचालित नहीं होता है। इस प्रकार के फ्यूज के अंतर्गत किट कैट फ्यूज आते हैं, अर्थात पिघलता नहीं है यानी परिपथ को ब्रेक नहीं करता है। अगला नंबर क्या कहता है? सीमित अधिक विद्युत धारा सुरक्षा साधन यानी क्लोज एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट प्रोटेक्शन। इस प्रकार का सुरक्षा साधन यानी फ्यूज़ निर्धारित लोड करंट के मान के 1.5 गुना करंट मान पर 4 घंटे में निश्चित रूप से प्रचालित हो जाता है, अर्थात सर्किट को ब्रेक कर देता है। इस प्रकार के फ्यूज़ों में कार्टेज फ्यूज आता है। दूसरा नंबर HRC फ्यूज आता है, ठीक है ना। तो अगला नंबर पर हम आते हैं तो क्या लिखते हैं? एम्बिएंट टेम्परेचर। अगला नंबर है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर बोले तो चारों ओर का तापमान। चारों ओर का तापमान। चारों ओर का तापमान जैसे हमको कुल मिला के वो कहना चाहता है कि जैसे हमें केबल मान लो कहाँ पर डालना है कि उस मान लीजिए जैसे कि अब जैसे मान लीजिए इंडिया में डालना है। इंडिया का मौसम कैसा रहता है कि जैसे गर्मियों में काफ़ी गर्मी रहती है, सर्दियों में सर्दी भी रहता है। या मान लो किसी ऐसे अफ्रीकन कंट्री में जैसे मान लो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर डालना है। या मान लीजिए जैसे इंग्लैंड हो गया, USA हो गया, मतलब मान लीजिए ये रसिया की जो साइबेरिया एरिया है वहाँ पर डालना है, वहाँ पर बहुत ही ठंडी रहती है।
इस प्रकार से मतलब उसके मतलब केबल के आसपास का जो टेम्परेचर है उस पर भी हमारी क्या होती है, उसकी उसको भी हमें ध्यान देना पड़ता है किसी केबल का सेलेक्ट करने के लिए। हमें कहाँ पर बिछाना है केबल को, ये कहाँ पर मान लो डालना है केबल को, तो वो उसके आसपास का टेम्परेचर कैसा रहेगा उस हिसाब से भी हम केबल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा, फिर समझाएंगे, फिर और लिखाएंगे, उसके बाद फिर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है एम्बिएंट टेम्परेचर में, क्या है सुनिएगा। केबल के चारों ओर विद्यमान तापमान में वृद्धि होने पर उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है। किसी केबल का रेटिंग फैक्टर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इकाई होता है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान का मान अधिक हो जाने पर केबल की विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है, क्योंकि इससे रेटिंग फैक्टर का मान घट जाता है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो एम्बिएंट टेम्परेचर, किसी केबल का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, किस बात का, इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पर केबल को डालना है, वहाँ का तापमान कैसा है। अर्थात वहाँ का तापमान मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब वहाँ का चाहे 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वहाँ का टेम्परेचर है तो मतलब वहाँ पर क्या होता है, रेटिंग फैक्टर है हमारा यूनिटी होता है, यानी कि अच्छे से काम करता है। अगर जैसे जैसे वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है, घटता जाता है, जिससे क्या होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अगर केबल के चारों ओर का तापमान अधिक है, अगर केबल के चारों ओर का तापमान अधिक है तो केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। ओके, किसी केबल का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जहाँ पर केबल को डालना है वहाँ का तापमान कैसा है। अगर केबल के चारों ओर का तापमान अधिक है तो केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है, और वहाँ का टेम्परेचर कम है तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा, ठीक है ना। इसके बाद इसको रब किए देना है और आगे देखते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए तब तक, इसको नोट कर लीजिए आप तब तक। इसके बाद क्या बचता है आपका, कोरों की संख्या, नंबर ऑफ कोरों की संख्या पर कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम नंबर ऑफ कोरों की संख्या। इसको रब किए दे रहे हैं। नंबर ऑफ कोर्स
यानी कोरों की संख्या। एम्बिएंट टेम्परेचर तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इस पर केबल का सिलेक्शन डिफर करता है कैसे टेम्परेचर से, ठीक है ना। एम्बिएंट टेम्परेचर। इसके बाद आ गया अगला क्या है, नंबर ऑफ कोर्स। नंबर ऑफ कोर्स यानी कोरों की संख्या। कोरों की संख्या। नंबर ऑफ कोरों की संख्या। इसके बाद क्या है, सुनिएगा पहले ध्यान से, क्या है कि केबल के चारों ओर नहीं देख सुनिएगा फिर से। केबल में कोरों की संख्या बढ़ जाने पर उसके चारों ओर का तापमान बढ़ जाता है, फलतः उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता घट जाती है। ठीक, नोट कर लीजिए। केबल या केबल में कोरों की संख्या बढ़ने पर केबल के चारों ओर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि केबल में कोरों की संख्या बढ़ने पर केबल के चारों ओर का तापमान बढ़ जाता है। केबल में कोरों की संख्या बढ़ने पर केबल के चारों ओर का तापमान बढ़ जाता है। अतः करंट कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।